सर, अब हम बात थोड़ी सी नई पीढ़ी की कर लेते हैं, जैसे जेन जी, जेन अल्फा। इन लोगों के लिए रिश्ते के मायने एकदम अलग हैं। ये शादी में इतनी रुचि नहीं रखते, बट लिविंग और डेटिंग में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और ये लोग ये भी मानते हैं कि शादी की जो व्यवस्था है, यानी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो आपको क्या लगता है सर कि सच में शादी और परिवार का जो भविष्य है वो खतरे में है? सच बताऊं तो है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, ये सब चीजें शुरू होने में सैकड़ों साल लगते हैं, खत्म होने में सैकड़ों साल लगते हैं। ये जाति व्यवस्था है, कोई कितनी भी ताकत लगा ले 500,000 साल से कम में खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत गहरे सोशल इंस्टीट्यूशंस को खत्म होने में भी लंबा समय लगता है, आसान नहीं होता है। तो विवाह और परिवार खत्म हो जाएंगे ये 2 दिन की बात तो है नहीं, हजारों साल लगेंगे। पर इनके खत्म होने की प्रक्रिया हो सकता है शुरू हो चुकी हो। मेरा रफ आइडिया, अगर आप पूछें, रफ आइडिया ये है, बड़े शहरों में भारत में आज से 100-200 साल के बाद इक्वल नंबर में लोग होंगे जो शादी करेंगे और नहीं करेंगे। 500 साल बाद शादी करने वाले शायद माइनॉरिटी माने जाएंगे, जो नहीं करते हैं वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। 1000 साल बाद शायद लोग कहेंगे कि अच्छा, जानते हो कानपुर में एक शादी हुई है, 300 साल बाद हुई है। शायद 1000 साल बाद ऐसी बातें हों, क्योंकि मैं तो समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ ना। सोशियोलॉजी ये मानती है कि कोई भी सोशल सिस्टम ज़रूरतों से पैदा होता है, ज़रूरतें बदलने पे ख़त्म हो जाता है। तो शादी कुछ ज़रूरतों से पैदा हुई थी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा झुंड है जिसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई भी किसी पे हमला कर देता है। जैसे एनिमल्स में आप देखेंगे, कोई नियम नहीं है, कोई डॉग है किसी बिच पे हमला कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ह्यूमन बींग्स में भी शुरू में ऐसा होता होगा, जब हम झुंड में रहते थे तो बड़े बूढ़े एप्स ने मिलकर तय किया होगा भाई सिस्टम बनाओ, ऐसे ठीक नहीं है। क्यों सिस्टम बनाओ? एक तो कौन किस पे हमला कर दे भरोसा नहीं है, सुरक्षा मिले सबको। दूसरा, कौन सा बच्चा किसके पता ही नहीं चल रहा, तो परवरिश कौन करेगा? तो बच्चे की लेजिटिमेसी एक बड़ा भारी सवाल था, जो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्व हो चुका है, तब सॉल्व नहीं हो पाया था। और उस समय सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि एक स्त्री केवल एक पुरुष के साथ रहे, क्योंकि बच्चा तो मां के पेट से होगा। मां एक ही पुरुष के साथ रही है तो ये तय होगा कि बच्चा इस पुरुष का है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहावत चलती है अफ्रीका में, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। ऐसी बहुत कहावतें हैं। मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ, ये कहा जाता है। ये लीगल डिक्टम में भी ऐसी बातें चलती हैं। तो शादी बनाई कि 2 लोग अब साथ में रहेंगे, या अगर मोनोगेमी नहीं तो एक पति है, 4 पत्नियां हैं, ये सब साथ में रहेंगे। अब इन पत्नियों पर कोई दूसरा पुरुष नजर उठा के नहीं देखेगा, एक नॉर्म बन गई, सबने मान लिया। देखेगा तो पिटेगा, सब मारेंगे उसको, अब नॉर्म बन गई। अब वो महिला या महिलाएं सुरक्षित हैं कि एक पुरुष हमारा साथ है, इनका बच्चा हुआ, पहले से पता है कि पैटर्निटी किसकी है, बच्चे को नाम मिल गया, उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस पुरुष की पहले से फिक्स है, उसी को खतरे उठाने उस बच्चे के लिए। और फिर बड़े होने की प्रक्रिया, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, तो बच्चा इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, उनके बुढ़ापे का इंश्योरेंस। तब तो इंश्योरेंस भी नहीं था, मेडिक्लेम भी नहीं था, ये बच्चा ही मेडिक्लेम है, बच्चा ही टर्म इंश्योरेंस है उस समय। तो इतनी सारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मैरिज सिस्टम बना होगा, उससे फैमिली बनी होगी। अब हो ये रहा है कि लगभग इन सारे नीड्स के लिए अलग अलग उपाय समाज में हैं, कोई कलेक्टिव सिस्टम नहीं। और फिर अब सुरक्षा इतनी है समाज में, जो बच्चे आजकल के बड़े शहरों के हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा उनके पास हो जाता नौकरी करने से, और हर बीइंग की एक मंशा होती है कि अगर मैं अपनी आज़ादी बचा सकूं तो बचा लूं। आज़ादी खोना सबसे बुरा होता है, और आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आज़ादी खोनी पड़ती है। सिस्टम के बाहर रहने में आज़ादी बनी रहती है। इसलिए आज की जो जनरेशन है उनसे मैं पूछता हूँ या बात करता हूँ, तो वो जनरली ये मान के चलते हैं कि शादी करेंगे तो 30 के बाद करेंगे। पहले यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी इसी माइंडसेट के होंगे, तो 30 तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, डेटिंग करेंगे, दोस्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम बनना नहीं चाहते, किसी जगह अपनी आज़ादी कम नहीं करना चाहते, करियर बना लेंगे अपना,
थोड़ा पैसा बचा लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी सबको है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनेगी। और जब जीवन को ठीक से जीने के बाद स्थिर हो जाएंगे और हमें ये भरोसा हो गया कि अब हम मेंटली मैच्योर हो गए पति या पत्नी बनने के लिए और माँ या बाप बनने के लिए, तो हम शादी करेंगे। आगे चल के कुछ लोग कहेंगे कि उसके बाद भी क्यों करेंगे, छोड़ो, क्या जरूरत है, नहीं करते। अब शादी की जरूरत क्या है, किसी के साथ रहना है तो को लिविंग में भी लोग रहते ही हैं, को लिविंग को लीगल स्टेटस से मिल चुका है। अभी तो जो टेक्नोलॉजी में नई चीजें आ रही हैं, ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं, लोग उनसे शादी करेंगे आगे चल के। ये बहुत जल्दी अगले 5 साल में दिखेगा। ऐसे रोबोट जो इंसान दिखते हैं, स्किन भी इंसान जैसी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, सुंदरता चेंज कर सकते हैं, वो शिकायत भी नहीं करते कभी। 24 घंटे आपके लिए वो, मतलब जैसा आप जिस रूप में आप चाहते हैं वैसे रहते हैं। अभी हमें मजाक लग रहा है, आज से 10 साल पहले मैं बोलता था कि कोई भी किताब पढ़ने में जो सुख है ना, वो आईपैड से पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने में नहीं है। हमारी अगली जनरेशन को पूरा सुख मिल रहा है आईपैड से पढ़ने में, उन्हें चाहिए नहीं किताब कॉपी। हम तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अगली पीढ़ी को तो अपने तरीके हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या पता उनको रोबोट से ज़्यादा दोस्ती होने लगे, प्रेम होने लगे। कंपेनियंस एआई के अभी कल परसों फिर ग्रोक ने निकाल दिया है, और भी कई लोग निकालते हैं। हो सकता है कि आगे वाले लोग रियल दोस्तों से ज़्यादा उनके दोस्त एआई कंपेनियंस हों। अब पहले क्या था कि अगर आप लड़कियों के लिए स्पेशली अगर 32 की उम्र तक शादी नहीं की तो माँ बनना मुश्किल होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब तो पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन चल रहा है कि लोग मर गए हैं पर मरने से पहले स्पर्म अपना डोनेट करके गए हैं, वो फ्रीज करवा लिया है, एग फ्रीज करवा लिया है। ऐसे केसेस हैं। एक आदमी मर गया अचानक और स्पर्म फ्रीज करवा लिया था, उसके मरने के 10 साल बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। बायोटेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गई है। तो पेरेंटहुड चाहिए तो उसके 1000 उपाय हैं, है ना, किसी भी उम्र में। आईवीएफ के थ्रू हरियाणा पंजाब में 55-60 साल की महिलाएं मां बन रही हैं आजकल। सरोगेसी है ही। तो किसी महिला को अगर मन करता है कि मैं नौकरी करूं, खूब आगे बढ़ूं, अपना करियर बनाऊं और मैं शादी वादी या बच्चा 45 की उम्र के बाद सोचूंगी, तो भी मेडिकली संभव है। हालांकि उसमें मतलब दिक्कत है, परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा, संभव तो है। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा फिनोमेना, आज़ादी की भूख, डेटिंग जैसी ऐप्स होने की वजह से पहली बार इतना आसान है लोगों से मिलना जुलना, जो कभी आसान नहीं था। जितने चेंजेस 100-200 साल में होते थे वो अचानक इस पीढ़ी के सामने 10 साल में हो गए हैं। दिक्कत ये है, ये बदहवासी की हालत में समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया अचानक। इतने चेंजेस जब होते हैं तो इसको एनोमिक सिचुएशन बोलते हैं, एनोमी बोलते हैं हम सोशियोलॉजी में। एनोमी का मतलब है कोई नॉर्म नहीं है, नॉर्मलेसनेस है, कोई सिस्टम बन ही नहीं पा रहा, हर इंसान अपने हिसाब से जी रहा है। धीरे धीरे सिस्टम्स फिर से बनेंगे। पर हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या विवाह का भविष्य खतरे में है, मेरी पर्सनल गट फीलिंग ये है कि हाँ, 500-1000 साल बाद हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस क्रिएट हों। ऑप्शन तो आएगा ही, विवाह नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। इंसान की ज़रूरतें तो पूरी होंगी ही, तो ज़रूरतें पूरी करने के नए नए स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। और सोशियोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते बहुत इमोशनल होकर बात नहीं करनी, हाय परिवार के बिना कैसे जिएंगे, हाय विवाह के बिना कैसे जिएंगे। अरे आज से 5000 साल पहले विवाह नहीं होता था। इंसानों का इतिहास 10 लाख साल का है, उसमें शादी का इतिहास 5000 साल का है सिर्फ। तो 9,95,000 साल इंसानों की सभ्यता बिना शादी का ही रही है। ये कोई नियम थोड़ा है। ये तो क्या होता है कि जो चीज़ें चलती हैं फिर हम धर्म और उन सब बातों से मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक है, नित्य है, नियम है। ये तो समाज को समझाने के तरीके होते हैं, पर समाज की अपनी एक गति है और वो इन बातों से रुकती नहीं है। चेंजेस आएंगे तो आएंगे। औद्योगिकरण, शहरीकरण से जो बदलाव यूरोप में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए उनको रोक नहीं पाएंगे। वो यहाँ भी आएंगे। बेंगलोर में आ रहे हैं, नोएडा में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, आके रहेंगे। वो मेरे या आपके चाहने से रुकेंगे नहीं।